प्रिय छात्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में जो कल वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, उसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि अभी छूटे हुए हैं, उन पर मैं चर्चा करूँगा। 17वीं शताब्दी तक अगर हम देखें तो हिंदी गद्य की बहुत सी रचनाएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। वास्तव में 13वीं शताब्दी के मध्य से ही हिंदी गद्य की कुछ उपस्थिति, कुछ चिन्ह प्रकट होने लगे थे। अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी तक की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस मंडन गोपाल विट्ठलनाथ द्वारा ये रचित है। इसी तरह से अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य ये वैकुंठ मणि शुक्ल की रचनाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता ये गोकुलदास की रचना है। अष्टयाम नावादास की रचना है। माधव विलास लल्लू लाल की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं। इन रचनाओं में हिंदी गद्य के प्रारंभिक स्वरूप को हम देख सकते हैं। ये बहुत प्रौढ़ रचनाएं तो हिंदी गद्य की नहीं हैं, लेकिन हिंदी गद्य के शुरुआती स्वरूप को इनमें देखा जा सकता है। इसी क्रम में खड़ी बोली गद्य के विकास में अगर हम देखें तो ये खड़ी बोली गद्य का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप, माने जो बाद वाला उसका रूप है, उससे हुआ माना गया है। खड़ी बोली गद्य का मूल रूप से जो क्षेत्र है जहाँ पर ये बोली जाती है, जहाँ पर इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार है, वो देहरादून का मैदानी भाग है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, मेरठ है, रामपुर है। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रूप से खड़ी बोली का विकास हुआ है। इसी क्रम में खड़ी बोली गद्य के विकास को जिन युगों में विभाजित किया गया है, उसकी भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये इसका पहले कई प्रकार से कुछ लोगों ने इसका सीधे विभाजन किया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। कुछ एक इतिहासकारों ने, चूँकि हिंदी गद्य के भारतेंदु युग से पहले भी कुछ चिन्ह प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको भारतेंदु पूर्व युग के रूप में माना गया है। और ये 13वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होकर 1868 ईस्वी तक, यहाँ तक हिंदी गद्य का एक व्यवस्थित और उत्कृष्ट रूप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन छुटपुट हिंदी गद्य का स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसके बाद भारतेंदु युग, यहाँ पर 1868 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग है। इसमें इसके प्रमुख जो रचनाकार हैं भारतेंदु हैं। इन्होंने हिंदी गद्य में खड़ी बोली गद्य साहित्य को एक सही दिशा दी और विविध पत्र पत्रिकाओं को निकालकर इन्होंने उनमें तत्कालीन जो लेखक थे उनसे निबंध और अन्य विधाओं पर भी लिखवा करके हिंदी गद्य को काफ़ी समृद्ध किया।
इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन उस काल की का भी प्रसिद्ध पत्रिका है। इसी तरह से अगला युग है द्विवेदी युग। ये 1900 से 1922 तक इसका समय है और इसमें इसकी प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती थी। और वर्तमान के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, ऐसा कोई भी साहित्यकार नहीं है जो इस पत्रिका में छपा ना हो और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मतलब जिसे मार्गदर्शन प्राप्त ना हुआ हो। यहाँ तक कि कभी कभी कालखंड के अनुसार साहित्य के मानदंड विशेष रहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे लेखकों की भी कई रचनाओं को इन्होंने वापस भी किया था। उसी में एक जूही की कली नामक जो इनकी रचना है, उसको इन्होंने उस समय उपयुक्त रचना ना मानकर द्विवेदी के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने सरस्वती में छापने से मना कर दिया था। जबकि वो कविता आगे चलकर छायावाद की प्रथम कविता के रूप में स्थापित हुई। शुक्ल युग, ये शुक्ल युग छायावादी या छायावादी युग इसे कहते हैं। ये 1919 से 1938 तक रहा है। इसके बाद शुक्लोत्तर युग, ये 1938 से 1947 तक। और 1947 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो 1947 से पहले का स्वतंत्रता से पूर्व के का जो वर्गीकरण हिंदी गद्य के विकास का आपने देखा। और इसके बाद स्वतंत्रतोत्तर युग माने 1947 से अब तक जो साहित्य लिखा जा रहा है वो एक अपने युग के में है। इसका आधुनिक आधार पर अभी वर्गीकरण अलग से प्रस्तुत नहीं है। हालांकि इधर बहुत सी विधाओं में और बहुत ही मतलब अलग अलग तरह से लोगों ने साहित्य की सेवा की है। नित्य ही विपुल साहित्य रचना हो रही है। आज के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनें। मेरे द्वारा ये जो विषय प्रस्तुत किया गया है इसको अपनी कॉपी पर अंकित करें और याद करें। नित्य जो कार्य दिया जाता है उसे अगर आप रोज़ के रोज़ याद कर लेंगे तो इससे आपको हिंदी गद्य साहित्य का जो विका इतिहास है उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद।